Going to discuss proton pump inhibitors, which is the most important drugs and most effective drug. प्रोटॉन पंप इनहिबिटर याद रखना है, ये हर तरह के एसिड पेप्टिक डिजीज़ के लिए क्या है, दीज आर मोस्ट इफेक्टिव ड्रग्स, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, और वी कैन से दैट पीपीआईज, इन शॉर्ट इनको क्या कहते हैं, पीपीआईज कहते हैं। ऑलराइट, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि प्रोटॉन पंप क्या होता है, किस तरह से ये अपना एक्शन परफॉर्म करता है और HCl की प्रोडक्शन करवाता है। अब हम उसको इनहिबिट करेंगे बिकॉज HCl ज़्यादा हो गया, हमें और HCl नहीं चाहिए, तो हम क्या करवा रहे हैं, उसको इनहिबिट कर रहे हैं ताकि HCl की प्रोडक्शन मज़ीद ज़्यादा ना हो। ठीक है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स के अंदर जो ड्रग्स आती हैं, याद रखना है, दीज ड्रग विल एंड विद द वर्ड प्रजोल। इनके लास्ट में जो वर्ड आता है दैट इज़ प्रजोल, जिस तरह ओमीप्रजोल हो गया, रेमीप्रजोल हो गया। ठीक है, ये आगे चल के हम एग्जाम्पल्स देखेंगे। अब हम देखते हैं कि ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स अपना एक्शन कैसे परफॉर्म करते हैं, मैकेनिज्म इनका क्या है। ठीक है, सो याद रखना है, ये आपके पास इरिवर्सिबली ब्लॉक करते हैं किसको, प्रोटॉन पंप को। दे इरिवर्सिबली इनहिबिट प्रोटॉन पंप, यानी कि ये अगर एक दफ़ा प्रोटॉन पंप के साथ जाकर बाइंड कर गए तो इन्होंने इरिवर्सिबली इनहिबिट किया है। नाउ अब वो दोबारा से पंप काम नहीं कर सकता, उस पंप की डेथ हो गई है। नाउ हमारे पास दोबारा पंप बनेगा वहाँ पे। ठीक हो गया, सो बेसिकली होता क्या है, ये इरिवर्सिबली इनहिबिट करता है किसको, प्रोटॉन पंप को। ठीक है, और वो ड्रग्स जो कि आपके पास इरिवर्सिबली इनहिबिट करती हैं किसी भी एंजाइम को, उन ड्रग्स को हम कहते हैं हिट एंड रन ड्रग्स। ऑलराइट, सो अगर आपने अपने पेशेंट को पीपीआई दिया है, ठीक है, सो उसका एक्शन याद रखना है, विद इन फ्यू मिनट्स वो अपना एक्शन परफॉर्म कर देती है। ठीक है, अगर आपने एक डोज दिया है पीपीआई का तो उसका इफेक्ट 2 दिन तक रहेगा, यानी कि 24 से 48 आवर्स तक उसका इफेक्ट रहेगा। उसका इफेक्ट क्यों इतना रहेगा, बिकॉज आपने जो पीपीआई दिया है वो इरिवर्सिबली जाकर प्रोटॉन पंप के साथ बाइंड कर गया है, एज अ रिजल्ट उस प्रोटॉन पंप की डेथ हो गई है। नाउ न्यू सिंथेसिस अगर एंजाइम की करवानी है तो उसके लिए भी 2 दिन चाहिए। ठीक है, 24 से 48 आवर्स लगेंगे, तब जाके दोबारा उस प्रोटॉन पंप की सिंथेसिस होगी एंड देन HCl की प्रोडक्शन वो शुरू करेगा। ठीक हो गया, सो नाउ मूविंग टूवर्ड्स फार्माकोकाइनेटिक्स। हम प्रोटॉन पंप देते हैं तो प्रोटॉन पंप बेसिकली, प्रोटॉन पंप के साथ हमारी बॉडी क्या करती है, किस तरह से हमारी बॉडी के अंदर वो एब्जॉर्ब होते हैं, दैट वी डिस्कस इन, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। और फार्माकोकाइनेटिक्स में हम क्या देखते हैं कि हमारी बॉडी ड्रग के साथ क्या करती है। ठीक हो गया, हमने पीपीआईज दिए। ठीक है, अब याद रखना है, ये जो पीपीआईज हैं दे आर एसिड लेबाइल, दे आर एसिड लेबाइल। एसिड लेबाइल का क्या मतलब है कि जब आप उनको ऑरली दे रहे हो तो ये जब आपके पास GIT ट्रैक में जाएंगे, यानी कि स्टमक में जाएंगे, और स्टमक में हमारे पास एसिड प्रेजेंट है, तो एसिड की प्रेजेंस में ये क्या हो जाएंगे, डिग्रेड हो जाएंगे। दे डिग्रेड इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। बेसिकली हमारे पास क्या होता है, पेप्टिक अल्सर्स के अंदर क्या होता है, HCl की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो जब HCl की प्रोडक्शन ज़्यादा है तो हम तो कह रहे हैं कि पेप्टिक अल्सर, सॉरी, जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हैं ये हमारे पास क्या करते हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स तो डिग्रेड हो जाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो जब एसिड पेप्टिक डिजीज़ है उसके लिए हम ये भी कह रहे हैं कि मोस्ट इफेक्टिव ड्रग्स हैं ही पीपीआईज। जब वो डिग्रेड हो जाते हैं तो फिर वो अपना एक्शन कैसे परफॉर्म करती हैं, तो याद रखना है, दे मस्ट गो इन इंटेस्टाइन। ठीक है, एब्जॉर्प्शन के लिए, अब वो स्टमक के अंदर से एब्जॉर्ब नहीं हो सकती। स्टमक के अंदर से एब्जॉर्ब इसलिए नहीं हो सकती बिकॉज स्टमक के अंदर HCl प्रेजेंट है, और HCl की प्रेजेंस में वो डिग्रेड हो जाती हैं। ठीक है, सो दे हैव टू गो इन इंटेस्टाइन, वो इंटेस्टाइन के अंदर जाती है। ठीक है, इंटेस्टाइन के अंदर जाने के बाद इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होती है, और एब्जॉर्प्शन किसे कहते हैं, ब्लड के अंदर शामिल होने को। ठीक हो गया, एंड देन ये ब्लड उनको कहाँ पर लेकर जाएगा, तो ये ब्लड उनको लेकर जाएगा पैराइटल सेल्स के अंदर, क्योंकि बेसिकली प्रोटॉन पंप कहाँ पे है, हमने प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स दिए हैं, उन्होंने जाकर किसके ऊपर एक्ट करना है, प्रोटॉन पंप के ऊपर। प्रोटॉन पंप कहाँ पे है, पैराइटल सेल्स के अंदर है। ठीक हो गया, सो ये पैराइटल सेल्स तक कैसे पहुँचेगी, थ्रू इंटेस्टाइन, राइट। अब ये पैराइटल सेल्स तक पहुंच गई, लेट मी ड्रॉ पैराइटल सेल, सपोज दिस इज अ पैराइटल सेल, राइट, एंड आई टोल्ड यू दिस इज द एपिकल मेम्ब्रेन ऑफ पैराइटल सेल, और एपिकल मेम्ब्रेन के ऊपर हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन पोटेशियम ATPase प्रेजेंट होता है। ठीक हो गया, अब याद रखना है, ये PPIs इंटर करेंगी इनटू द पैराइटल सेल फ्रॉम बैक साइड, यहाँ से ये PPIs इंटर होंगी। ऑल राइट,
और ये पीपीआईज देन आपके पास कहाँ पर जाएंगी, ल्यूमेन के अंदर जाएंगी। ठीक है, पैराइटल सेल के ल्यूमेन के अंदर जाएंगी। ऑलराइट, नाउ यहाँ पे आपके पास क्या है, पैराइटल सेल है ना, तो पैराइटल सेल क्या रिलीज करता है, HCl रिलीज करता है। तो ये पीपीआईज इन द प्रेजेंस ऑफ HCl ये क्या हो जाती हैं, ये कन्वर्ट हो जाती हैं इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में। ऑलराइट, और एक्टिव फॉर्म ही तो अपना एक्शन परफॉर्म करती है, ये एक्टिव फॉर्म जाकर इसके साथ बाइंड कर जाएगी, एज अ रिजल्ट इसको इनहिबिट करेगी। जब आपके पास हाइड्रोजन बाहर नहीं आएगा, पोटाशियम अंदर नहीं जाएगा, आयनिक एक्सचेंज नहीं होगा, तो HCl भी नहीं बनेगा। ठीक हो गया। सो हुआ क्या, ये अंदर आई, इधर से ये ल्यूमेन में आई, ल्यूमेन में आपके पास क्या प्रेजेंट था, HCl प्रेजेंट था। HCl की प्रेजेंस में ये इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होगी। नाउ ये एक्टिव फॉर्म अपना फंक्शन परफॉर्म करेगी। ठीक है, सो आपने देखा होगा जितनी भी स्टमक की ड्रग्स होती हैं, मेडिसिन होती हैं, वी हैव टू गिव दीज ड्रग्स एम्प्टी स्टमक, ऐसा ही होता है। तो वो हम एम्प्टी स्टमक क्यों देते हैं, बिकॉज एम्प्टी स्टमक के अंदर हमारे पास हाइड्रोजन पोटाशियम ATPase की मैक्सिमम एक्टिविटी होती है। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है, बिकॉज खाना खाने से पहले या आप कह लो खाली पेट जो HCl होता है वो मिनिमम होता है। जब HCl कम होगा तो हमने कहा ना HCl इसको डिग्रेड कर देता है, तो उनकी डिग्रेडेशन भी नहीं होगी। इसी वजह से ये ड्रग्स जो हैं वो एम्प्टी स्टमक दी जाती हैं। अब याद रखना है एम्प्टी स्टमक के अंदर हमारे पास जो एंजाइम है दैट इज़ हाइड्रोजन पोटाशियम ATPase। अब एम्प्टी स्टमक के अंदर ये एंजाइम अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी कर रहा होता है। जब ये एंजाइम अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी कर रहा होता है तो याद रखना है जो हमारे पास जितने भी पीपीआईज हैं ये हमारे पास क्या है, प्रो फॉर्म में होते हैं। प्रो फॉर्म मतलब इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। ठीक है, सो ये आपके पास इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट होते हैं। और कौन इनको कन्वर्ट करता है, इनको कन्वर्ट करता है HCl। ठीक है, और इनके एक्टिव फॉर्म को कहते हैं सल्फेनामाइड। ऑलराइट, अब ये सल्फेनामाइड क्या करेगी, ये एक्टिव फॉर्म जाएगी, ये एक्टिव फॉर्म क्या करेगी, प्रोटॉन पंप को इनहिबिट कर देगी, इनहिबिट प्रोटॉन पंप। ऑलराइट, और कैसे इनहिबिट करेगी, फ्रॉम द एपिकल साइड, एपिकल साइड से जाकर इसको इनहिबिट करेगी। सो दिस इज ऑल अबाउट पीपीआईज, राइट। सो हमें पता है कि अब पीपीआईज जो हैं वो क्या होती हैं, एसिड की प्रेजेंस में डिग्रेड हो जाती हैं। सो हमने इसको एसिड से प्रोटेक्ट भी करना है। हम कहते हैं ना कि ये पीपीआईज इस ये हमारे पास क्या था, दिस इज पैराइटल सेल। ऑलराइट, और ये पैराइटल सेल से होती हुई ल्यूमेन में, ये यहाँ पे भी तो HCl प्रेजेंट है। मैंने कहा कि स्टमक के अंदर HCl प्रेजेंट होता है इसलिए वहाँ से ये एब्जॉर्ब नहीं हो सकती क्योंकि वहाँ पे इनकी डिग्रेडेशन हो जाती है। सो उनको हमने इंटेस्टाइन तक लेकर आना है। सो स्टमक से गुजर के इंटेस्टाइन में आएंगी ना। सो स्टमक के अंदर तो एसिड प्रेजेंट है, एसिड तो उनको डिग्रेड कर सकता है, हम इंटेस्टाइन तक किस तरह से लेकर आएंगे। ठीक है, HCl से किस तरह से उनको प्रोटेक्ट करेंगे। तो याद रखना है ये जितनी भी ड्रग्स होती हैं दे आर इंटेरिक कोटेड टैबलेट्स होती हैं, या फिर हम कह सकते हैं इंटेरिक कोटेड कैप्सूल्स होते हैं। क्या होते हैं, हम इनको HCl से किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तमाम की तमाम पीपीआईज जो हैं दे आर इंटेरिक कोटेड टैबलेट्स होती हैं। ठीक है, इंटेरिक मीन इंटेस्टाइन, यानी कि ये इंटेस्टाइन के अंदर जाकर एब्जॉर्ब होंगी। ठीक हो गया। सो जब इनके ऊपर एक कोट होता है, कोई भी टैबलेट है, कैप्सूल है, इनके ऊपर इंटेरिक कोटेड टैबलेट्स होती हैं या कैप्सूल्स होते हैं, तो ये आपके पास इंटेस्टाइन में जाती है और इंटेस्टाइन से इनकी एब्जॉर्प्शन होती है। सो इस तरह से हम इनको HCl से प्रोटेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि इन पीपीआईज के अंदर कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं, ड्रग्स इन्वॉल्व इन पीपीआईज। सो ड्रग्स में याद रखना है जो फर्स्ट ड्रग थी वो हमारे पास क्या थी, ओमीप्राजोल। ओमीप्राजोल, ठीक है, इसके अलावा लेंसोप्राजोल भी होती है, पेंटोप्राजोल भी होती है, रेपिप्राजोल भी होती है और इलाप्राजोल भी होती है। मैंने आपको बताया ना इनके नाम के आखिर में क्या आ रहा है, प्राजोल आ रहा है। ठीक है, अब याद रखना है ये सारी की सारी ड्रग्स जो है वो सेफ़ हैं एक्सेप्ट ओमीप्राजोल। ओमीप्राजोल जो है वो मोस्ट अनसेफ ड्रग है। ठीक है, रूट्स की अगर बात करें तो इनको आप ऑरली भी दी जाती है। ठीक है, अगर हम रूट्स की बात करें तो इनको हम ऑरली भी देते हैं और कुछ जो है वो इंजेक्शन के थ्रू भी दी जाती हैं। ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं इनकी यूजेस की, पीपीआईज को हम कहाँ यूज़ करेंगे। इफ़ वी डिस्कस यूजेस ऑफ पीपीआईज,
सो याद रखना है दीज आर ड्रग ऑफ चॉइस इन पेप्टिक अल्सर्स। अगर पेप्टिक अल्सर है तो उसके दौरान हम क्या देंगे, हम PPIs देते हैं, ठीक है। सो द फर्स्ट यूज इज पेप्टिक अल्सर्स, द फर्स्ट यूज इज पेप्टिक अल्सर्स में हम क्या देते हैं, वी यूज PPIs। अब पेप्टिक अल्सर बेसिकली किसकी वजह से होता है, याद रखना है पेप्टिक अल्सर की दो कॉजेज हैं। एक हमारे पास ये H. पाइलोराई जो हेलिकोबैक्टर पाइलोरस बैक्टीरिया होता है, इसकी वजह से कॉज होता है, और जो मेन कॉज है वो यही है, ठीक है, पेप्टिक अल्सर्स की। और दूसरा आपके पास एनसेड्स की वजह से होता है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स की वजह से होता है पेप्टिक अल्सर, ठीक हो गया। तो हम PPIs को कहाँ पे यूज़ करते हैं, पेप्टिक अल्सर्स के लिए यूज़ करते हैं। सेकेंड यूज़ क्या है PPIs का, याद रखना है दे आर ड्रग ऑफ चॉइस इन ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम। इसके अंदर हम क्या यूज़ करते हैं, वी यूज़ PPIs। अब ये ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम क्या है, याद रखना है इट इज़ ऑल्सो नोन एज गैस्ट्रिनोमा, गैस्ट्रिनोमा। अब बेसिकली इसके अंदर क्या होता है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज गैस्ट्रिनोमा, और ये हमारे पास क्या है, गैस्ट्रन सेल का ट्यूमर है, ट्यूमर ऑफ गैस्ट्रिन, ऑलराइट। इसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, इसकी वजह से HCl की बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाती है, ठीक हो गया। तो इसको हम क्या कहते हैं, गैस्ट्रोनोमा कहते हैं। इसके लिए भी हम PPIs को यूज़ करते हैं, बट याद रखना है द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर गैस्ट्रोनोमा इज सर्जरी। इसकी बेस्ट ट्रीटमेंट ये है कि इसकी सर्जरी करवाई जाए, ऑलराइट। हम पेप्टिक अल्सर्स को इसके अलावा हम PPIs को कहाँ पे यूज़ करते हैं, वी यूज़ PPIs इन GERD यानी कि गैस्ट्रो इसोफिगियल रिफ्लक्स डिजीज़ के अंदर भी हम PPIs को यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर फॉर एग्जांपल एक्यूट ब्लीडिंग हो रही है, पेप्टिक अल्सर है और ब्लीडिंग हो रही है, एक्यूट ब्लीडिंग पेप्टिक अल्सर, सो इसके अंदर भी हम PPIs को यूज़ करते हैं। अब बेसिकली होता क्या है, याद रखना है जब आपके पास HCl ज़्यादा हो जाए, सो HCl जो है वो ब्लीडिंग को ज़्यादा कर देता है। HCl ब्लीडिंग को कैसे ज़्यादा करता है कि HCl जो है वो क्लॉट को डिज़ोल्व कर देता है, ठीक है। जब क्लॉट डिज़ोल्व हो जाता है तो आपके पास क्या हो जाता है, ब्लीडिंग भी ज़्यादा होती है, ठीक है। जब क्लॉट ही नहीं रहेगा तो फिर क्लॉट का बेसिक काम क्या होता है, ब्लीडिंग को रोकना, ठीक है। तो HCl क्या करता है, उस क्लॉट को डिज़ोल्व कर देता है, एज अ रिजल्ट आपके पास ब्लीडिंग भी होती रहती है, ठीक हो गया। तो हम इस केस में भी PPIs को यूज़ करते हैं, ऑलराइट। अब इन PPIs के आपके पास साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ PPIs के साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं, याद रखना है दीज आर सेफ ड्रग्स। लेकिन अगर आप लोग उनको बहुत लंबे अरसे तक यूज़ करोगे तो हमारे पास क्या होगा, अगर आप स्मॉल क्वांटिटी में यूज़ करें यानी कि कंटिन्यूसली यूज़ नहीं करें तो ये सेफ ड्रग्स हैं। बट अगर आप लोग लॉन्ग टर्म यूज़ कर रहे हो, ठीक है, सो जितना ज़्यादा यूज़ करोगे सो इनका काम क्या है, HCl की प्रोडक्शन को कम करना, तो HCl हमारे पास कम हो जाएगा। नाउ याद रखना है जब हमारे पास HCl कम हो जाए तो HCl जो है वो बहुत सी चीज़ों की एब्जॉर्प्शन में हेल्प कर रहा होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जब आपके पास HCl कम हो जाएगा तो हमारे पास क्या होता है, कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन नहीं होती है। जब कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो हमारे पास क्या होगा, ऑस्टियोपोरोसिस होगा, ऑस्टियोपोरोसिस होता है, ऑलराइट। इसी तरह ये आपके पास HCl आयरन के एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है। एज अ रिजल्ट आयरन की एब्जॉर्प्शन भी नहीं होगी, जब आयरन की कमी हो जाएगी तो हमारे पास क्या होगा, इनीमिया होगा, ठीक है। इसी तरह आपके पास मैग्नीशियम की भी एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, मैग्नीशियम कम हो जाएगा यानी कि हम कह सकते हैं हाइपोमैग्नीसीमिया हो सकता है, ठीक है। इट लीड्स टू हाइपोमैग्नीसीमिया, ऑलराइट। इसके अलावा आपके पास क्या हो सकता है, जब HCl की कमी हो जाए तो आपके पास डिमेंशिया हो सकता है यानी कि अल्जाइमर्स डिजीज़ हो सकती है, लॉस ऑफ मेमोरी, ऑलराइट। देन हमारे पास क्या है, अगर HCl की कमी हो जाए तो HCl जब कम होता है तो हमारे पास इन्फेक्शंस बढ़ जाते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो HCl है इट इज़ अ पार्ट ऑफ इन्नेट इम्यूनिटी, ये आपके पास बैक्टीरिया से, ये बैक्टीरिया को ख़त्म करता है। सो हमारे पास अगर HCl की कमी होगी तो हमारे पास क्या होगा, इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाएंगी, ठीक है। बैक्टीरिया की ओवर ग्रोथ होगी एंड ये बैक्टीरिया आपके पास लंग्स में जा सकता है और आपके पास क्या कॉज कर सकता है, निमोनिया कॉज कर सकता है। बैक्टीरिया भी ज़्यादा होंगे, ठीक है। बैक्टीरिया जब ज़्यादा होंगे तो दे कैन गो इन लंग्स, जब लंग्स में जाएंगे तो हमारे पास क्या होगा,
निमोनिया कॉज होगा। ऑलराइट, देन हमारे पास अगर ये पेप्टिक अल्सर्स आप बहुत ज़्यादा ले रहे हो, HCl की प्रोडक्शन बहुत कम हो गई है, तो HCl की प्रोडक्शन की वजह से, कम होने की वजह से क्या हो सकता है, ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम के चांसेस बढ़ जाते हैं। ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम, अब इसके चांसेस कैसे बढ़ते हैं कि जब आप लोग कंटिन्यूसली PPIs को यूज़ कर रहे हो तो उसकी वजह से हमारे पास क्या हो जाता है, HCl कम हो जाता है। अब नॉर्मली HCl क्या करता है, नॉर्मली HCl गैस्ट्रन को नेगेटिव फीडबैक देता है। याद रखना है, नॉर्मली HCl क्या करता है, गिव्स नेगेटिव फीडबैक टू गैस्ट्रन। जब नेगेटिव फीडबैक देता है इट मीन्स के ये आपके पास गैस्ट्रन को कम करता है। लेकिन जब आप लोग मुसलसल PPIs यूज़ करें उसकी वजह से HCl की कमी हो गई, अब वो नेगेटिव फीडबैक नहीं देगा गैस्ट्रन को, एज अ रिजल्ट गैस्ट्रन क्या हो जाएगा, गैस्ट्रन ज़्यादा हो जाएगा, और जब गैस्ट्रन ज़्यादा हो गया तो हमारे पास क्या होगा, गैस्ट्रेनोमा होगा। ऑलराइट, और आपके पास ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम होगा। ठीक हो गया। सो दीज आर द साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ PPIs। सो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप कि हम एसिड की प्रोडक्शन को किस तरह से कम कर सकते हैं। हमने देखा कि हमने एसिड की प्रोडक्शन को कम कर दिया, ठीक है। नाउ सेकेंड पॉइंट हमारे पास क्या था, हम H2 रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर कर भी एसिड की प्रोडक्शन को कम कर सकते हैं, ठीक है। सो पहले हमने डिस्कस किया था, सो हमारा फर्स्ट पॉइंट था कि हम PPIs को यूज़ करके एसिड की प्रोडक्शन को कम कर सकते हैं। ऑलराइट, नाउ हमने सेकंड चीज़ ये पढ़ी थी कि हमारे पास H2 रिसेप्टर्स होते हैं, उनको ब्लॉक करके भी हम एसिड की प्रोडक्शन को कम कर सकते हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस H2 ब्लॉकर्स। H2 ब्लॉकर्स का नाम क्या है, हिस्टामिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स, ठीक है। इसमें हमारे पास साइमेटिडीन ड्रग होती है, ठीक है, जो कि आपके पास फर्स्ट H2 ब्लॉकर ड्रग टू बी मेड। ऑलराइट, इट इज़ द फर्स्ट H2 ब्लॉकर टू बी मेड, लेकिन इसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे। ड्रॉबैक्स ये थे कि ये लीस्ट पोटेंट थी, यानी कि बहुत ज़्यादा डोज देना पड़ता था, ठीक है, शॉर्ट एक्टिंग थी, बार बार डोज देना पड़ता था, ठीक है। सो इस वजह से इसको यूज़ नहीं किया जाता था। इसके अलावा ये क्या करती थी, इसने ये जो H2 ब्लॉकर साइमेटिडीन थी, इसने आपके पास टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम कर दिया था मेल्स के अंदर, ठीक है, क्योंकि ये क्या करती थी, टेस्टोस्टेरोन रिसेप्टर को हटा देती थी, ठीक है। इट एक्ट्स एज अ टेस्टोस्टेरोन ब्लॉकर, ठीक है। मेल्स के अंदर इसने क्या कॉज किया, टेस्टोस्टेरोन में कमी हुई। जब टेस्टोस्टेरोन में कमी होगी तो हमारे पास क्या होगा, टेस्टोस्टेरोन जब टेस्टोस्टेरोन में कमी होगी तो हमारे पास क्या होगा, स्पर्म काउंट कम होगा, ठीक है, यानी कि एरेक्टाइल डिसफंक्शन होगा, स्पर्म काउंट कम होगा, जिसकी वजह से हमारे पास क्या हो सकता है, एरेक्टाइल डिसफंक्शन होगा। ऑलराइट, और फीमेल्स के अंदर ये कहती थी प्रोलैक्टिन की सिक्रीशन को बढ़ा रही थी, प्रोलैक्टिन और एस्ट्रोजन को बढ़ा रही थी, जिसकी वजह से आपके पास मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंस वगैरह आ रही थी, ठीक है। सो इसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे, इसी वजह से इसको यूज़ नहीं किया जाता। नाउ इसको ओवरकम करने के लिए एक और ड्रग आई, दैट इज़ रेनिटिडीन। अब मोस्टली जो है वो आपके पास कौन सी यूज़ होती है, रेनिटिडीन ड्रग यूज़ होती है, इट इज़ इफेक्टिव। ऑलराइट, अगर हम फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें H2 ब्लॉकर्स की, यानी कि किस तरह से H2 ब्लॉकर्स बॉडी में जाते हैं और बॉडी इनके साथ क्या करती है। सो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, याद रखना है, ये जो हमारे पास H2 ब्लॉकर्स हैं, दे आर एसिड स्टेबल, यानी कि जो हमारे पास PPIs थे ना, वो क्या थे, दे आर एसिड लेबाइल, उनकी एसिड डिग्रेडेशन कर रहा था। बट ये हमारे पास क्या है, दीज आर एसिड स्टेबल। एसिड स्टेबल से मुराद ये है कि इनको एसिड डिग्रेड नहीं करता है, हम इनको, दे कैन बी टेकन एनी टाइम, नो इंटरफेरेंस विद फूड इज़ देयर। ऑलराइट, सो आपने याद रखना है कि ये आप खाने के बाद लो या पहले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये एसिड स्टेबल है, एसिड की प्रेजेंस इनको डिग्रेड नहीं करती है, ठीक हो गया। लेकिन याद रखना है, इन H ब्लॉकर्स को आप लोगों ने कभी भी एंट एसिड्स के साथ या PPIs के साथ यूज़ नहीं करना है, क्योंकि ये जो PPIs हैं और एंट एसिड्स हैं, ये H2 ब्लॉकर्स की एब्जॉर्प्शन को कम कर देती हैं। जब उनकी एब्जॉर्प्शन कम होगी तो ये अपने इफेक्ट भी शो नहीं करेंगे, ठीक हो गया। तीसरा हमने डिस्कस किया था प्रोस्टाग्लैंडिन।
ऐसा ही था, हमने कहा था कि प्रोस्टाग्लैंडिन को यूज़ करके भी हम क्या कर सकते हैं, एसिड की प्रोडक्शन को कम कर सकते हैं। अब प्रोस्टाग्लैंडिन किस तरह से एसिड की प्रोडक्शन को कम करते हैं, ठीक है। याद रखना है ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन है ये अपने रिसेप्टर्स के ऊपर जाकर एक्ट करते हैं, ठीक है, और ये क्या करते हैं, HCl की प्रोडक्शन को कम करते हैं। अब प्रोस्टाग्लैंडिन के लिए जो आपके पास ड्रग यूज़ होती है दैट इज़ मीज़ोप्रोस्टोल। जो ड्रग यूज़ होती है दैट इज़ मीज़ोप्रोस्टोल। ये जो ड्रग है ये आपके पास एक सिंथेटिक प्रोस्टाग्लैंडिन है, ठीक हो गया। ये हमारे पास स्टमक के सेल्स के ऊपर जाकर एक्ट करती है, और याद रखना है स्टमक के 2 सेल्स के ऊपर जाकर एक्ट करती है। कौन कौन से सेल्स के ऊपर, पैराइटल सेल्स के ऊपर भी जाकर एक्ट करती है, इसके अलावा ये हमारे पास गॉबलेट सेल्स के ऊपर भी जाकर एक्ट करती है। अब क्यों एक्ट करती है इन सेल्स के ऊपर, बिकॉज इन सेल्स के ऊपर इनके लिए रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। पैराइटल सेल्स के ऊपर जो रिसेप्टर प्रेजेंट होता है वो हमारे पास होता है GI टाइप का रिसेप्टर, ठीक है। पैराइटल सेल्स के ऊपर जो इन ड्रग्स का रिसेप्टर होता है वो आपके पास GI है। GI मतलब G इनहिबिटरी है। जब G इनहिबिटरी है तो ये HCl की प्रोडक्शन को क्या करेगा, कम करेगा, ठीक हो गया। इसी तरह जो आपके पास गॉबलेट सेल है, गॉबलेट सेल के ऊपर जो आपके पास रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं ये आपके पास GS टाइप होते हैं। जब GS टाइप है ये स्टिमुलेट करेंगे। अब ये बेसिकली किसकी स्टिमुलेशन करेंगे, याद रखना है ये आपके पास बाइकार्बोनेट्स की प्रोडक्शन को ज़्यादा करते हैं और आपके पास म्यूकस की प्रोडक्शन को ज़्यादा करते हैं। ऑलराइट, जब म्यूकस और बाइकार्बोनेट की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो ये आपके पास क्या करते हैं, स्टमक सेल्स के ऊपर जाकर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बना देते हैं। दे मेक प्रोटेक्टिव कवरिंग, they make protective covering over the stomach cells। ये स्टमक सेल्स के ऊपर जाकर क्या करते हैं, प्रोटेक्टिव कवरिंग बना देते हैं। ऑलराइट, अगर हम इनके यूजेस की बात करें तो याद रखना है ये हमारे पास जो एनसेड्स की वजह से पेप्टिक अल्सर हुआ है उनके लिए यूज़ किया जाता है। अब एनसेड बेसिकली क्या करते हैं, इन्हें साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम को जाकर इनहिबिट कर देते हैं। जब साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम को इनहिबिट कर देंगे तो एज अ रिजल्ट प्रोस्टाग्लैंडिन भी नहीं बनेंगे। यानी कि हमारे पास जो एनसेड्स हैं वो क्या करते हैं, एनसेड्स बेसिकली प्रोस्टाग्लैंडिन्स को कम कर देते हैं। जब प्रोस्टाग्लैंडिन्स कम होंगे तो हम ड्रग देते हैं सिंथेटिक फॉर्म ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन, ठीक हो गया। ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स हमारे पास इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट आपके पास इन्फ्लेमेशन भी नहीं होगी। ऑलराइट,